500 से लेकर 10,000 ppm तक का आता है। अब समस्या यहाँ है कि देखिए मार्केट पहुँच गए तो हो सकता है उसमें 10,000 ppm लिखा हो, पर भरा 500 ppm हो। हमारे यहाँ कौन सी लैब लगी है जो हम उसको टेस्ट कर लेंगे कि कितने ppm है। और कंपनी ने, चूँकि कंपनी तो कंपनी है, कोई भी चीज़ जब पास होके आती है, लैब टेस्ट होके आती है, तो 10,000 ppm हो चाहे 500 ppm हो, एक मोटी गिड्डी तो उनको सरकानी ही पड़ेगी जब वो पास होगा। तो देखिए ये एक कठिन विषय है। जब भी मार्केट की बात आती है मामला डिसमिस होता है। तो ये चूँकि कैरेक्टरलेस मामला होता है मार्केट का। तो अब पता नहीं 10,000 है कि नहीं है, चूँकि भाई साहब तो गिड्डी सटका के आए हैं और सर जी ने उसको पास कर दिया है। अब अगर वो गिड्डी नहीं सटकाते तो 10,000 ppm का भी फेल होना था और 500 ppm का भी फेल होना था। गिड्डी सटका दी तो अब 10,000 का आप 1,000 भर दो। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी खस्ता फफूंद की, सफ़ेद फफूंद, पाउडरी मिल्ड्यू, और उसके कारण की, उसके प्राकृतिक निवारण की। आज जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इसकी दवा उपचार क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोनों एक साथ इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि वो पिछला वीडियो भी इतना बड़ा हो गया कि वो 25-26 मिनट का हो गया, तो वो 1 घंटे का हो जाता। अब ये है तो दोनों करके देख लीजिएगा, पिछला भी देख लीजिए जिसने ना देखा हो। तो अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका पिछला दूसरा भाग जरूर देख लीजिएगा, पाउडरी मिल्ड्यू खस्ता फफूंद, और ये इसका दूसरा भाग है। तो इसको पूरे से समझिएगा, सावधानी से समझिएगा। जब तक आप इसका पहला भाग नहीं देखेंगे इसका सही से निवारण नहीं समझ पाएंगे। तो पहला देखना जरूरी है, और ये दूसरा ये विकल्प है, पूरी तरह समाधान नहीं है। अगर पूरी तरह समाधान समझना है तो आपको इसका पिछला भाग देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जिसने पिछला देखा है उसके लिए ये अगला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसको पूरा देखिए। तो चर्चा करते हैं इसके निवारण की। कारण आपने समझा कि ये एक नम वातावरण में, आर्द्रता में, और ज़्यादातर सर्दियों में या ऐसी जगह में जहाँ जो मौसम सर्दियों का, ठंडियों का होता है, नमी का होता है, अधिक बारिश का होता है, वहाँ ये ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। अब इसका नुकसान आपको मालूम है कि जब ये पाउडरी मिल्ड्यू फैलता है तो ये पौधे को पूरी तरह, दाने को नष्ट कर देता है। ये हर तरह के पौधे में, छोटे से बड़े, गेहूँ, दलहन, तिलहन, वो सब में होता है। पत्तियों से, टहनियों से, तने से शुरू होता है और उसके फलों तक को नष्ट करता है। अंत में ये पूरे पौधे को भी समूल नष्ट करने की, बड़े से बड़े पौधे को भी समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका इलाज क्या है? तो प्राकृतिक इलाज जो मैंने बताया कि घाम, धूप, हवा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे का सही समय पे काट छांट, वो पिछले वीडियो में पूरी जानकारी है। अब इसमें देखते हैं कि हम इसका रासायनिक और जैविक समाधान क्या है। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं जैविक समाधान की, क्योंकि ये समाधान भी बिना पैसे का समाधान है। पर इस समाधान में रसायन भी मिक्स होगा, उसे आप जैविक मत मान लीजिएगा। पूरी दुनिया उसे जैविक कहती है, ये दुनिया का मैटर है, वो जाने। चूँकि जैविक समाधान में लोगों ने कॉपर और सल्फर को मिक्स किया, तो अगर आप कॉपर और सल्फर मिक्स कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक होता ही नहीं है, चूँकि वो जहर होता है, नुकसानदायक होता है। दोनों में बहुत खतरनाक टाइप के जहर होते हैं, पर उस तरीके से वो ऑर्गेनिक नहीं है। पर नुकसानदायक भी ऐसा नहीं है कि मतलब डरने की भी कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए पहले इसके लिए 2-3 चीज़ें जिम्मेवार होती हैं जो इसको बढ़ने से रोकती हैं। नष्ट करना थोड़ा कठिन विषय है ऑर्गेनिक समाधान के लिए, पर उसको बढ़ने से रोकना या इसको आने न देना, जिसे आप प्रिवेंटिव कहते हैं, मतलब पहले से
ये आजकल प्रचलन में है ये शब्द ज़्यादा, प्रिवेंटिव। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें एक कारण होता है तेल, ऑयल। जो तेल होता है ये इसको रोकता है। तो तेल में जैसे नीम का तेल है, तिल का तेल है, एक करंज का तेल होता है। अगर आप इस तेल में सोडा वोडा मिला के फसल में छिड़काव करते हैं, देखिए नीम का अगर तेल यूज करते हैं तो वो ppm की मात्रा से आता है, और ppm की मात्रा निर्धारित करती है उसकी कि आपको इसे कितना डालना है। तो अलग अलग तरह का ppm और अलग अलग तरह की मात्रा, 500 से लेकर 10,000 ppm तक का आता है। अब समस्या यहाँ है कि देखिए मार्केट पहुँच गए तो हो सकता है उसमें 10,000 ppm लिखा हो, पर भरा 500 ppm। हमारे यहाँ कौन सी लैब लगी है जो हम उसको टेस्ट कर लेंगे कि कितने ppm है। और कंपनी ने, चूँकि कंपनी तो कंपनी है, कोई भी चीज़ जब पास होके आती है, लैब टेस्ट होके आती है, तो 10,000 ppm हो चाहे 500 ppm हो, एक मोटी गिड्डी तो उनको सरकानी ही पड़ेगी जब वो पास होगा। तो देखिए ये एक कठिन विषय है। जब भी मार्केट की बात आती है मामला डिसमिस होता है, तो कोई भी बात इसमें गारंटी की नहीं होती है। ये चूँकि कैरेक्टर लेस मामला होता है मार्केट का। तो अब पता नहीं 10,000 है कि नहीं है, चूँकि भाई साहब तो गिड्डी सटका के आए हैं और सर जी ने उसको पास कर दिया है। अब अगर वो गिड्डी नहीं सटकाते तो 10,000 ppm का भी फेल होना था और 500 ppm का भी फेल होना था। गिड्डी सटका दी तो अब 10,000 का आप 1,000 भर दो चाहे 500 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गिड्डी हमारे पास आ गई। तो ये मार्केट है। अब इस मार्केट से आप कैसे निपट पाते हैं, ये आपका विषय है। बहरहाल कुछ कंपनियां हैं जो काफ़ी हद तक ईमानदारी से काम करती हैं, उनकी तलाश करिए, उनके प्रोडक्ट यूज करिए, एक बार डालिए, देखिए, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो उसे पकड़ के बैठ जाइए कि ये कंपनी अच्छा काम करती है। ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादा सस्ते के चक्कर में दुकानदार भराई करते हैं। तो ये आप कैसे तलाशते हैं, आपका मोटिव है। समय मिला तो कभी कुछ कंपनियों के नाम बता दूंगा कि ये कंपनियां लगभग ऐसी चीज़ें बनाती हैं। तो ये एक तरीका हो गया। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर खुद का तेल मार्केट से कहीं से लेके आते हैं, जो देसी तेल है रिफाइन वाले से अच्छा है कि आप घर का बनाइए या फिर सीधे तेल लेके आइए वो, और उसका यूज करिएगा। थोड़ी मात्रा हल्की सी ज़्यादा कर दीजिएगा। तिल का तेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो काफ़ी है कि एक टंकी में 30 से 35 ml आप डालिए। उसमें आपको डालना पड़ेगा सोडा, जब भी वो तेल में फैलेगा पानी में। तो जैसे लोग क्या करते हैं कि उसने एक टंकी में पानी डाल दिया, तेल डाल दिया और फिर सोडा डाल दिया, वो नहीं पकड़ेगा। उसका एक अपना अलग तरीका होता है। अगर आपको तेल को डालना है तो आपको हल्के पानी में और सोडा में तेल को फाटना पड़ेगा। जब इतना सोडा आप उसको पानी में सोडा थोड़ी मात्रा में मिलाते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि तेल ख़त्म हो गया, तब वो पानी में मिलाएंगे, तब वो एक रस होगा। यार काफ़ी अठरदार प्रक्रिया है। तो आप ऐसा करेंगे तब ये रिजल्ट मारेगा। पर आप इतना समझिए कि अगर उसमें हल्का सा पत्ती में आपका जो ऑयल लग गया तो ये उस फफूंद को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये प्रजनन से भी फैलता है, जो उसका प्रजनन। तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका होता है इसका दूध, जो बिना पैसे का इलाज है। आप उसमें दूध का उपयोग करिए, दूध डालिए, और दूध की मात्रा भी ऐसी होती है कि जैसे दूध का मतलब होता है 1:10, तो 1:10 के एवरेज से जब आप दूध डाल रहे होते हैं तब वो काम करेगा। तो प्लीज़ इसके बारे में भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और तीसरी चीज़ जो होती है, दूध के अलावा जो इसका जो जैविक नियंत्रण होता है, ये दूध हो गया, ये हो गया, ये कॉपर और सल्फर के प्रयोग से भी ये ठीक हो जाएगा। जो इसका रासायनिक नियंत्रण है वो भी यही है कि जैसे सबसे अच्छा है सल्फर और हेक्साकोनाजोल। अगर आप इसमें मिला के डालते हैं तो गजब का रिजल्ट आएगा, अच्छा नियंत्रण करेगा। आप इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो बढ़िया काम करेगा। ये इसका एक रासायनिक नियंत्रण होता है। पर
जब भी किसी चीज़ में सोडे का उपयोग करिएगा तो सोडा पौधे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है, इसलिए उसको थोड़ा सावधानी से करिएगा। सिलिकॉन जो सिलिकेट आता है उसके लिए भी ये जो काफ़ी हद तक उस पर असर करता है। पोटेशियम कार्बोनेट ये एक रासायनिक तत्व है, अगर ये आपको उपलब्ध हो जाता है तो इसकी 25-30 ग्राम मात्रा भी इस पर कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये एक इसका रासायनिक नियंत्रण होगा, पर इसको हमेशा कोशिश ये करिएगा कि इन सब चीज़ों के उपयोग की ज़रूरत ही ना पड़े यार। मार्केट का जो धंधा होता है ना वो बस ऐसे ही होता है। अगर आप प्राकृतिक नियंत्रण का काम करते हैं, जो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, तो आपको इन दुकानदारों के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, वरना कंपनियों का काम होता है कि आपको धड़ से अलग कर देना। मतलब जैसा मैंने बताया ना कि कंपनी और किसान का मतलब होता है, कंपनी एक बड़ा सा डायनासोर है जिसका भोजन किसान है, तो वो धीरे धीरे खा रही है और रस चूस रही है, और किसान ना जानकारी की वजह से, अपना दिमाग यूज न करने की वजह से लुट रहा है और जा रहा है और मर रहा है। तो अगर इससे बचना चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो पे ज़्यादातर गौर करिएगा। जो इसका पहला भाग है वो आपको इन समस्याओं से बचाएगा भी, निजात भी दिलाएगा। आपका टाइम बचेगा, खर्चा बचेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मली होगी। और अगर उससे आते हैं तो जैविक नियंत्रण होता है, जो आप पहले से थोड़ा काम करेंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे। रासायनिक नियंत्रण अंतिम विकल्प के रूप में है कि आप इसको पहले आप कोशिश केवल कॉपर और हेक्साकोनाजोल से करिए। सिंगल सल्फर भी इसको अच्छे से नियंत्रण करता है। तो अगर हल्की शुरुआत में आप पौधे को देख अच्छी है, आते जाते रहते हैं, बाग में घूमते रहते हैं, बाग है अपनी फसल में, तो अगर हल्का सा सल्फर डालते हैं तो भी नियंत्रण होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इन दोनों का जो बीच का जो तरीका होता है, जो मैंने जो निकाला, आप लोगों को बताया कि जैसे हेलीकॉप्टर डोज, पौधे को अगर आपने सही तरीके से न्यूट्रिशन दिया है, उसका मैनेजमेंट किया है, तब ये समस्या आएगी ही नहीं और आपको ना रासायनिक ना जैविक नियंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों पे गौर करिएगा और ध्यान से करिएगा। तो जानकारी कैसी लगी इसे बताइए। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तत्काल जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन 24 घंटे में जब भी कभी समय मिलता है थोड़ा बहुत देख के आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।